जय हिंद मेरे सभी प्यार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जीडी के लिए आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। इसी आज जो हमारी इतिहास की क्लास है, क्लास नंबर 3 है। इसके पहले मैं आप लोगों को इतिहास की फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ वो देखिए इतिहास की जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने भारतीय इतिहास को जानने के जो सोर्स है अर्थात स्रोत है उसमें हम साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य जान चुके थे। इसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य है ये भी हम काफी अच्छे से और बहुत डिटेल से जान चुके थे। देखिए मैंने ये वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी इसमें जो सीधे सीधे हमारे एग्जाम में एज अ फैक्ट के तौर पर पूछे जाते हैं। आज जो हमारा मेनली मोटिव रहेगा विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो कुछ मानव विकास के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आइए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना काम कर दीजिए और फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए यदि हम बात करें तो हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज जो हमें मेनली पढ़ना है विदेशियों का विवरण। ये भी कल देखिए, कल मैं आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे फैक्ट कल लास्ट क्लास में बता के गया था जो हमारे डेली जीवन में डेली लाइफ में कई बार यूज आ जाते हैं, कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। ऐसी चीजें भी बता के गया था जो हमें कई बार पता नहीं होती है। तो यदि हम बात करें भारत आए विदेशी यात्री, देखिए किस यात्री ने क्या बोला ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसके द्वारा क्या काम किया गया है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं मेगास्थनीज की, किसकी बात करते हैं हम? मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व, देखिए 305 बीसी की बात चल रही है। और मैं आप लोगों को पहले ही बीसी और एडी में अंतर बता चुका हूं। पहली ही क्लास में सारी की सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये जो मेगास्थनीज है 305 बीसी बिफोर क्राइस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। इसके बाद यदि हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाएगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक, कई बार पूछा गया कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो इसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। मार्क करना इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। इंडिका में इसने मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो ये जो पीपीटी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे हम लोगों को देकर जाएगी कि जो भारत आया विदेशी यात्री में मेगास्थनीज का नाम याद रखना, मौर्यकालीन समाज के बारे में इसने बताया है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसकी जो पुस्तक का नाम है इंडिका, इसकी पुस्तक का नाम है। रोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए देखिए ये सुनिए, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रिशियन सी, ये एक पुस्तक है। हालांकि इसके लेखक के बारे में कोई ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के बारे में आप लोग सुनिए। नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो यदि हम लोगों से पूछ ले जाए कि जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रिशियन सी, ये जो पुस्तक है कब की है, तो ये पुस्तक कब की हो जाएगी? ये पहली शताब्दी की हो जाएगी। इसका जो लेखक है ये हिंद महासागर से आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाह अर्थात जो पतन है पोर्ट से तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो ये हमें देखिए इसमें क्या याद रखना है, एक तो हमें इसका टाइम याद रखना है, पुस्तक में क्या क्या दिया है। तो इसमें भारत के जो बंदरगाह हैं, इसके अलावा जो व्यापारिक वस्तु हैं इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर भी करते रहिए सभी। देखिए कल मैं आप लोगों को यह भी बता के गया था हेरोडोटस, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें कल बता कर गया था। तो हम बात करते हैं हेरोडोटस।
तो ये जो हेरोडोरस है इसने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईस्वी, 5वीं सदी ईसा पूर्व, देखिए ये भी कब की बात है? 5 BC की बात है। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही सारी चीजें बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो 5 BC की बात है। भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा भारत और पारस के संबंधों का वर्णन किया गया है, तो हमारा सीधा सीधा एज अ फैक्ट के तौर पर आ जाएगा हेरोडोरस। और यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हेरोडोरस को क्या कहा जाता है? हेरोडोरस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, इतिहास का पिता। इनके अलावा मैं इनके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। अब देखते हैं हम और कौन कौन से विदेशी यात्री हैं। आगे देखिए, अब हम चलते हैं और विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। अब यदि हम बात करें टीसीएस, ये नाम आप लोग पहली बार सुना होगा। टीसीएस, सर टीसीएस कंपनी की तो टीबी भी होती है, तो बिल्कुल टीसीएस कंपनी की टीबी भी होती है, लेकिन टीसीएस ये भी एक यात्री था। इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ ईरान का राजवेद था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कहाँ का राजवेद था, तो ये ईरान का राजवेद था। इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो ये पहला क्वेश्चन, ये जो टीसीएस कहाँ का था, तो ये ईरान का था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो सिकंदर था, जिसे आप सिकंदर महान कहते हैं, जो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश करी थी, भारत में भी आया था, लेकिन राजा पोरस के युद्ध के बाद उसके साहस को देखने के बाद वो भारत से लौट गया। तो यदि हम बात करें नियार्कस, एनी सिक्रेटस एवं ऑस्ट्रियोटोबुलस के विवरण प्रमाणिक एवं विश्वसनीय। तो सिंपल सी बात है, ये हमें पूछ लिया जाएगा कई बार, ये याद जरूर रखना। नियार्कस, तो ये किसके समकालीन था? तो ये नियार्कस किसके समकालीन था? ये सिकंदर का समकालीन था। ये किसके समकालीन था? नियार्कस, ये सिकंदर के समकालीन था। ये सिकंदर के समकालीन था। इसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए, यदि हम बात करें इत्सिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इस इत्सिंग के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी, पीएससी तक एग्जाम पूछती है। तो फैक्ट के लिए, हमारा एसएससी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यदि हम बात करें इत्सिंग की, तो ये जो इत्सिंग है यहाँ 7वीं सदी के अंत में भारत आया। देखिए कई बार एग्जामिनर हमसे इनका समय पूछ लेता है, इसलिए मैं आप लोगों को स्पेशल जो जो चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ, विशेषकर वो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी हम लोगों से। तो यदि हम इसकी बात करें, इसने अपने विवरण में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए क्या हो जाएगी? निम्नलिखित में से किस यात्री के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इत्सिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? इत्सिंग के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए इसके बाद यदि हम बात करें डायनोसियस की, किसकी बात करें? डायनोसियस की। तो डायनोसियस यहां मीन नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे फिर पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो डायनोसियस है ये किसके राज दरबार में भारत आया था? तो ये किसके दरबार में भारत आया था? ये अशोक के दरबार में भारत आया था। और ये किसका राजदूत था? तो ये मीन नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। फ्रेंड्स देखिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सीधा सीधा एग्जाम का मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सीधा सीधा एग्जाम की जान लेकर आया हूं मैं। और देखिए आगे, और देखते हैं हम आगे, और सुनिए। डाइमेकस, किसकी बात चल रही है? डाइमेकस यहां सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था ये? सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। देखिए ये वही तो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमसे बार बार पूछता है, कौन किसके दरबार में आया था? तो अभी मैंने बताया अशोक के दरबार में कौन आया था। अब हम लोगों से पूछा जाएगा डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ये कहां का था?
तो ये सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत। यदि हम बात करें टोलमी, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, पूछा जाता है टोलमी, इसने दूसरी सदी में ज्योग्राफी की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ज्योग्राफी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योग्राफी की रचना टॉलमी के द्वारा की गई है। और कब की गई है? दूसरी सदी में। यदि हम बात करें प्लिनी, किसकी बात करें? प्लिनी, इसने नेचुरल हिस्टोरिका, मोस्ट इंपोर्टेंट, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। कई बार एग्जाम में हम लोगों से फैक्ट के तौर पे पूछ लिया जाता है नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की पुस्तक है, जिसने भारतीय खनिज पदार्थों, पशुओं, पेड़ पौधों आदि के बारे में विवरण प्राप्त होता है। तो ये जो नेचुरल हिस्टोरिका है जो कि प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, इसमें भारतीय खनिज पदार्थों, पशुओं, पेड़ पौधों आदि के बारे में हमें पता चलता है, आदि के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद चलते हम आगे। आगे देखिए आगे देखते हैं हम। यदि अब हम बात करें ह्वेनसांग, किसकी बात चले? ह्वेनसांग, ये हमारे लिए कई बार एग्जाम के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्वेनसांग कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, आखिर ह्वेनसांग की विशेषता। तो ये ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आए ह्वेनसांग के राजा के यात्रा वृतांत सीयू की, ये याद करना। ये जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है, और इसकी जो प्रमुख पुस्तक है अर्थात इनकी जो यात्रा वृतांत है सीयू की, पूछा जाता है सीयू की किसकी रचना है? तो ये ह्वेनसांग की रचना है। तत्कालीन भारत की सामाजिक धार्मिक स्थिति का विवरण मिलता है। वहां सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य पहुंचा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, ह्वेनसांग सबसे पहले कहां पर आया था? तो भारत के कपिसा राज्य। वहां 15 वर्षों तक भारत में रहा। ये जो ह्वेनसांग है लगभग 15 से 16 साल भारत में रहता है। इसके अलावा इसने 645 ईस्वी में चीन लौटा। तो याद रखना ये जो ह्वेनसांग ये कहाँ का था? ये ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ये क्या था? एक चीनी यात्री। किसके दरबार में आया? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया। हर्षवर्धन के दरबार में। इसकी जो पुस्तक का नाम है, इसकी पुस्तक का नाम क्या आ जाएगा? इंपोर्टेंट फैक्ट के तौर पे याद रखना, इसकी पुस्तक का नाम आ जाएगा सी यू की। ये इसकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगी। कई बार हम लोगों से एजिटिस पूछ लिया जाता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके जाने के लिए आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्वेनसांग ने भारत में किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी या अपनी स्टडी की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। इसके अलावा ये भारत में जो बौद्ध ग्रंथ है उनको देखने या लेने आया था। इसके यात्रा वृतांत सीयू की में 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था। इंपॉर्टेंट याद करना, किस विदेशी यात्री के अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था? तो ये ह्वेनसांग ने बोला है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। तो आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर भी करते रहिए। इसके बाद देखते हैं हम आगे। और हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसने लगभग 138 देशों की यात्रा की थी, इसलिए इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सिंह 7वीं सदी के अंत में भारत आता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, मां त्वान लिन, याद रखना, मां त्वान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों को तथा
चाउ जू कुआ, चाउ जू कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। क्वेश्चन निकालना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्ष के जो अभियान है, अर्थात हर्ष के जो अभियान को किसने लिखा है, तो मात वान लिन ने लिखा है। और चोल कालीन इतिहास को किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाउ जू कुआ के द्वारा लिखा गया है। ये नाम कहीं ना कहीं चीनी नाम है, आप लोगों को इसी प्रकार याद करने पड़ेंगे, इसी प्रकार ये नाम पढ़ने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम आगे, देखिए आगे देखिए और क्या क्या चीज हम लोगों से पूछी जाएगी। आगे देखिए, सुंग यून, किसकी बात चल रही है अब, सुंग यून। यहां 518 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तो ये जो सुंग यून है, ये भी कब भारत आता है, 518 ईस्वी में भारत आता है, और ये भी बौद्ध धर्म के लिए भारत आता है। फाहियान, इंपॉर्टेंट बंदा आ गया काम का, फाहियान, ट्रिपल स्टार लगाओ। एसएससी के एग्जाम के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा था फाहियान। तो फाहियान भारत में 399 ईस्वी में भारत आया। कब आता है, 399 ईस्वी में भारत आता है, जब भारत पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन है। तो ये फाहियान सुनना, फाहियान के यदि विषय में हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में भारत आता है। और ये जो फाहियान वही व्यक्ति है जिसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है। क्या बोला इसने, कि मालवा के लोग दुनिया में सबसे सुखी लोग हैं, मालवा की जलवायु विश्व में सबसे अच्छी जलवायु है। मालवा बोले तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए यहां चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश की बात है, के दरबार में आया था। इसकी रचना फो क्यो की, इंपोर्टेंट याद रखना। ये जो फाहियान है, इसकी रचना का नाम क्या है, फो क्यो की, याद रखना, फो क्यो की। में गुप्त काल के भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण प्राप्त होता है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सीधे सीधे हम लोगों से पूछ ले जाते हैं। कई बार हम इन चीजों को स्किप कर देते हैं, हम पढ़ते नहीं है, और ये चीज एग्जाम में आ जाती है और हम फंस जाते हैं, हम इन चीजों में फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारे सर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं हम आगे देखिए, यदि हम बात करें कासमस की, किसकी बात करें हम, कासमस। तो देखिए कासमस से क्वेश्चन याद रखना, ये कासमस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कासमस ने, ये कहाँ का था, ये यूनान का था, ये एक यूनानी व्यापारी था। और दूसरा यदि हम बात करें तो ये क्या था, एक बौद्ध भिक्षु। ये क्या था, बौद्ध भिक्षु। इसका जो यात्रा वृतांत है, अर्थात इसने जो अपना यात्रा वृतांत है, उसका नाम क्या है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इसे याद रखना, स्पेशल क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक या यात्रा वृतांत किसका है, तो ये कासमास का है। ये किसका है, कासमास का। इसके बाद चलते हैं हम आगे देखिए यदि हम बात करें सुलेमान की, अब हम किसकी बात करें, सुलेमान। तो इसने पाल एवं प्रतिहाल राजाओं के विषय में लिखा है। यदि हम लोगों से पूछ लिया जाएगा पाल डायनेस्टी, इसके अलावा प्रतिहाल डायनेस्टी के जो राजा है, इनके बारे में किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, सुलेमान ने लिखा है। यहाँ 9वीं सदी के मध्य भारत आया था। कब आता है भारत, 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में भारत आता है। अल बरूनी, ये देखिए अल बरूनी हमारे काम का बंदा है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है अल बरूनी कौन था, कहाँ आया था, क्या काम करा था इसने। तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आता है। मोहम्मद गजनबी, ये वही मोहम्मद गजनबी है जिसने भारत में कितनी बार आक्रमण करा था, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद, मोस्ट इंपोर्टेंट
किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद कृति की रचना की। किताब उल हिंद किसकी रचना है या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की। और ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। तो अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। रुचि जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। राधे राधे रुचि जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली ये चीजें कहीं पे भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने को नहीं मिलेगी, कहीं पर भी मिलने को नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे। देखिए आगे देखिए, अब हम यदि अल बरूनी की बात करें, देखिए यदि हम अल बरूनी की बात करते हैं तो अरबनू के बारे में समझिए। ये एक अरबी लेखक था। अल बरूनी ये क्या था? अरबी लेखक जो कि 11वीं सदी में आया था। और ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और मैं आप लोगों को बता चुका, तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका। अल बरूनी, ये जो अल बरूनी है ये ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बंदा था, हर फील्ड में एक्सपर्ट था ये अपने आप में। इसे हर फील्ड का नॉलेज था, इसे हर फील्ड का नॉलेज था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम अल मसूदी की। अब कौन आ जाएगा? अल मसूदी। अब देखिए अल मसूदी की यदि हम बात करते हैं तो अल मसूदी यहां अरबी यात्री था। अल मसूदी भी कौन था? एक अरबी यात्री था जो प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासन काल में भारत आया था। याद रखना, अल बरूनी और अल मसूदी विशेष स्पेशल याद रखना कौन किसके दरबार में आता है। तो अल मसूदी की हम बात करें तो ये भी अरबी यात्री था और ये महिपाल प्रथम जो कि प्रतिहार शासक था। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता का वर्णन किया। इसने महजुल जवा नामक ग्रंथ की रचना की। स्पेशल पॉइंट याद रखना है। यदि हम लोगों से पूछ लिया जाए ये जो अल मसूदी था तो इसने प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट ये जो शासक है उनके बारे में लिखा है। और इसने क्या लिखा है? महजुल जवा नामक ग्रंथ, महजुल जवा नामक ग्रंथ लिखा है। बहुत बढ़िया, आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मार्को पोलो की। मार्को पोलो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमसे। मार्को पोलो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मार्को पोलो काम का बंदा है क्योंकि ये पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो कि इटली का था और भारत आया था। तो पूछ लिया जाता पहला यूरोपीय जो भारत आया था या पहला जो मार्को पोलो कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। तो देखिए हम मार्को पोलो की बात करते हैं। मार्को पोलो, तो मार्को पोलो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। ये देखिए सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। इटली की बात है। इटली के वेनिस शहर का मार्को पोलो था। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। कहाँ का था? इटली के वेनिस का था, जो 2 बार 1288 ईस्वी तथा 1293 2088 और 1293 ईस्वी में भारत आया। इसकी यात्रा लगभग 1271 में लैयासूस बंदरगाह जो कि कहां पर पड़ता है? आर्मेनिया से वोल्गा तट, सीरिया, फारस, काराकोरम तथा मध्य एशिया तक हुई। इसके बाद यदि हम बात करें, इसे 3 साल लगे थे अपनी यात्रा में। तो हमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सीधा सीधा फैक्ट के तौर पे मार्को पोलो भारत कब आता है, इसके अलावा ये भारत में कहां से आता है, प्रथम यूरोपीय कौन था, तो मार्को पोलो। ये हमें कुछ फैक्ट याद रखना है। आगे देखिए इब्न बतूता, ये व्यक्ति हमारे कई बार एग्जाम में हमें नजर आ जाता है।
इब्न बतूता भी कई बार एग्जाम में हमें नजर आ जाता है। इब्न बतूता, इब्न बतूता की बात करें तो इसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। ये देखिए फैक्ट, फैक्ट लेते चलिए। देखिए जिन जिन चीजों को मैं अंडरलाइन करता हूं उसे तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे एसएससी के एग्जाम में पूछी जाएगी, सीधे एसएससी के एग्जाम में पूछी जाएगी। यदि हम बात करें इब्न बतूता, तो ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था इसका नाम। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी, ये इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीकी। और अफ्रीका में कहाँ का? मोरक्को। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। वहां 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया। ये देखिए मोहम्मद तुगलक पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री मोहम्मद तुगलक के काल में आता है? तो कौन आता है? इब्न बतूता। कब आता है? 1333 ईस्वी में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसके काम, तो तुगलक ने उसे राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो जब ये इब्न बतूता भारत आते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें भारत की जो राजधानी थी एक तरीके से दिल्ली, उसका ये क्या कर देते हैं? काजी नियुक्त कर देते हैं। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? रहला। इसे आप 5 स्टार भी लगा दोगे तब भी कम है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है रहला किसकी रचना है? तो रहला किसकी रचना है? रहला इब्न बतूता की रचना है। रहला इब्न बतूता की रचना है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और देखिए ये जो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला है। तो ये रहला किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में। भाषा याद रखना, अरबी भाषा में। इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 14वीं शताब्दी में भारत आता है। यदि हम बात करें तारानाथ, याद रखना तारानाथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप खूब देखते हो, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तारानाथ का नाम जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि हम बात करें तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ की हम बात करें तो ये कहाँ के थे? ये तिब्बत के थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंग्यूर तथा तंग्यूर ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? तो तारानाथ। और तारानाथ कहाँ के थे? ये एक तिब्बती लेखक थे, ये एक तिब्बती लेखक थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं अब्दुल रजाक। अब कौन आ गया? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक की अब हम बात करते हैं। तो अब्दुल रजाक कहाँ का था? अब्दुल रजाक ईरानी यात्री था। ये एक ईरानी यात्री था। यहाँ 1442 से 43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या पूछा जाएगा हम लोगों से? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अब्दुल रजाक है ये कब आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। 1442 से 1443 ईस्वी में आया था। देवराज द्वितीय के काल में आया था। और ये विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के काल में भारत आता है। अब हम बात करते हैं अकानासी निकितन। किसकी बात करते हैं हम? अकानासी निकितन। तो ये रूसी यात्री अकानासी निकितन ने 1440 से 1474 तक ब्रह्मणी राज्य की यात्रा की। देखिए ये याद रखना, यदि विजयनगर की पूछे तो अब्दुल रजाक, और विजयनगर के बाद एक और शासन उधर दक्षिण भारत में होता है, उसका नाम है ब्रह्मणी राज्य। तो इधर कौन आया था? अकानासी निकितन, जो कि कहाँ का था? ये रूस का था। ये कहाँ का था? रूस का। अब देखते हैं हम आगे, निकोलो कॉन्टी। अब हम बात करते हैं निकोलो कॉन्टी की। ये भी हमारे लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम निकोलो कॉन्टी की बात करें, तो निकोलो कॉन्टी की यदि हम बात करें तो एक इटली का यात्री जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण
किया। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक की यात्रा की। इसने अपनी यात्रा का विवरण लैटिन भाषा में लिखा। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए सीधा सीधा हमें एक चीज याद रखना, किसके बारे में पता होना चाहिए। यदि हम लोगों से निकोलो कोंटी के बारे में पूछ लिया जाए तो निकोलो कोंटी कहाँ का था, तो ये एक इटली का था। कहाँ का था ये, इटली का था। कब आता है ये विजयनगर साम्राज्य में आता है। विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आता है, तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। देवराय प्रथम के शासनकाल में आता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा यदि हम बात करें डोमिनो गोज पायस और नूनीज। ये नूनीज कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नूनीज कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक पुर्तगाली, किसकी बात चल रही है, पुर्तगाली यात्री डोमिनोगोज पायस विजयनगर आया। कब की बात है, ये विजयनगर आया। इसके 13 वर्ष बाद एक और पुर्तगाली नूनीज, फर्नाओ नूनीज भी विजयनगर आया। तो देखिए यहां से कितने सारे हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो डोमिनोगोज पायस ये कौन था, एक पुर्तगाली यात्री था। ये किसके दरबार में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसके अलावा हम बात करें नूनीज, तो नूनीज भी एक पुर्तगाली था और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नूनीज भी कब आया था, तो ये विजयनगर में आया था। ये विजयनगर में आया था। देखिए आप लोग क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, इतना शानदार शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यदि आप लोग क्लास को इस प्रकार करोगे तो फिर मुझे मजबूरन ये क्लास बंद करनी पड़ेगी, फिर मजबूरन मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, टॉमस स्टीफेंस, किसकी बात कर रहे हैं हम, टॉमस स्टीफेंस की यदि हम बात करें, टॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज टॉमस स्टीफेंस था, जो गोवा स्थित जेसुइट कॉलेज का रेक्टर था। इतना याद रखना, टॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए बारबोसा भी हमारे काम का है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आने वाला एक जेसुइट पादरी था। यह भी एक जेसुइट पादरी था। इसने सर्वप्रथम विजयनगर राज्य का भ्रमण किया। तो चाहे हम टॉमस स्टीफेंस की बात करें, ये पहला अंग्रेज था। बारबोसा की बात करें तो इसने सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इसके बाद यदि हम बात करें तो 1581 में बंगाल की यात्रा की इसने। कहाँ की यात्रा करता है इसके बाद, ये बंगाल की यात्रा करता है। इसके बाद देखते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं फिच की। यदि हम बात करें फिच की, तो फिच कब आता है, 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यापारी फिच अपने 2 साथियों के साथ भारत आया और 7 वर्षों तक भारत रहता है। तो यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिच भारत कब आता है, तो फिच भारत कब आता है, ये आता है 1583 में। जॉन गमिडनाल की यदि हम बात करें तो ये 1599 ईस्वी में एक और अंग्रेज यात्री जॉन गमिडनाल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिल्टन हॉल, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मिल्टन हॉल, स्तर मार्ग से भारत आया और 7 वर्षों तक यहाँ रहा। वहां अकबर के दरबार में आगरा भी गया। तो देखिए सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों से क्या क्या पूछे जाते हैं। कई लोगों को भ्रम होता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कोई बताते हैं कि वो मिल्टन हॉक थे, जो कि 1599 में है ना। लेकिन ज्यादातर पुस्तकें ये भी बोलती है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज मिल्टन हॉल, जो कि 1599 में अकबर के दरबार में आया था। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, टॉमस स्टीफेंस ये भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। लेकिन हम बात करें स्थल मार्ग से,
तो स्तर मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज की बात करें तो हम मिल्टन हॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्टन हॉल हो जाएगा। इसके बाद चलते हम आगे, देखिए कैप्टन हॉकिंस, वाह, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। कैप्टन हॉकिंस, इनको तो हर कोई जानता होगा। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस है, जहांगीर के समय भारत आया, सीधा सीधा एग्जाम का मटेरियल। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आते हैं? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आते हैं। इसके बाद बात करें हम, तो यह फारसी भाषा का जानकार था, हालांकि ये लगभग सभी भाषाओं का प्रमुख अच्छा जानकार था। जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर यहाँ 1608 ईस्वी में भारत के सूरत में पहुंचा। इसमें एक चीज में सुधार देता हूं, इसमें लिखा है ये जहांगीर का पत्र लेकर नहीं आया था। ये किसका पत्र लेकर आया था? ये अकबर का पत्र लेकर आया था। ये अकबर का पत्र लेकर आया था। अकबर, ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। और अकबर का देखिए, क्योंकि ब्रिटेन के जो राजा थे, पूरी दुनिया में भारत का नाम चलता था उस समय, तो ब्रिटेन के राजा भी अकबर का नाम सुन रखा था। तो अकबर के नाम का ये पत्र भारत लेकर आए थे। लेकिन जब इन्होंने देखा तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और तब ये भारत पहुंचते हैं। उस समय भारत का शासन किसके हाथ में आ जाता है? जहांगीर के। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, सूरत में मुलाकात हुई थी, 1608 ईस्वी में आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ये अकबर के नाम लेकर आया था। अकबर के नाम लेकर आया था। अब आगे यदि हम देखें तो जहांगीर ने खान की उपाधि देकर सम्मानित किया। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान, क्योंकि ये अंग्रेज था इसलिए इसे कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि देकर सम्मानित किया। और 1613 ईस्वी में मुगल दरबार से चला गया और वापस इंग्लैंड पहुंचा। तो ये जो पीपीटी है हमारे क्वेश्चन की भरमार लेकर आई है हमारे लिए। क्या क्या क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन काम ही काम के। यहां से आगे देखिए, डॉक्टर जेमिली करेली, यदि हम बात करते हैं डॉक्टर जेमिली करेली की, इनके बारे में एक दो बात हम जान लेते हैं। डॉक्टर जेमिली करेली, जेमिली करेली, इटली का यात्री डॉक्टर जेमिली करेली औरंगजेब, किसकी बात है? औरंगजेब 1658 से 1707 का कार्यकाल के शासनकाल में भारत आया। यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से डॉक्टर जेमिली करेली किसके दरबार में भारत आते हैं, तो औरंगजेब के दरबार में भारत आते हैं, है ना। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम आगे। बर्नियास, ये भी कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। बर्नियास, हम बात करते हैं बर्नियास के विषय में। तो देखिए यदि बर्नियास की बात करें या बर्नियल, फ्रांसिस बर्नियल एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे। तो ये बर्नियास या बर्नियल कहाँ के थे? फ्रांस के थे, जो 17वीं सदी में भारत आए। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। ये शाहजहां के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? शाहजहां के दरबार। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देखिए अकबर के दरबार में कौन आया था, जहांगीर के दरबार में कौन आया था, शाहजहां के दरबार में कौन आया था, तो ये नाम हमें पता होना चाहिए। ये नाम हमसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, वास्को डिगामा, किसकी बात चल रही है? वास्को डिगामा। इसको तो आप लोग हर कोई जानते होंगे। देखिए आज का टॉपिक, हो सकता है आप लोग नाम पहली बार सुने होंगे, कई लोगों को पहली बार नाम सुने होंगे तो लग रहा है सर ये कब, कहाँ, किसके शासनकाल में। इसलिए तो ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम का मटेरियल है। सीधे सीधे एग्जाम हमसे ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगर आप लोग सिंपल पढ़कर निकलना चाहोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को एसएससी का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो ये चीजें तो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़नी ही पड़ेगी। आगे देखिए वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा पुर्तगाली नाविक था। ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। जो केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ से आया था? केप ऑफ गुड होप होते मार्ग से 1498 ईस्वी कालीकट पहुंचा। इसे भारत की खोज का श्रेय जाता है। देखिए इसमें लिखा है कि भारत की खोज का श्रेय किसे जाता है?
तो भारत की खोज का श्रेय किसे जाता है? वास्को डी गामा। इसने कोई भारत की खोज नहीं की थी। भारत की खोज कहाँ, क्या भारत पहले नहीं था? भारत तो पहले भी था। इसे भारत की खोज का जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। हाँ, इसने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी, क्योंकि इसके पहले समुद्र के मार्ग से कोई लोग नहीं आते थे, तो इसने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, इसके अलावा ये मैंने कई लोगों के नाम भी यहाँ पे लिखे हैं, ये कई यात्रियों के नाम लिखे हैं, तो आप लोग पीपीटी के माध्यम से सारे के सारे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इधर देखिए, सन लिखा है, कब आता है, कब से कब तक रहता है, कौन और किसके शासनकाल में आता है। फटाफट मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पे करा देता हूं, क्योंकि यहाँ से एक फैक्ट सीधा हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि हम बात करें मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। यदि हम बात करें डाइमेकस, तो ये सीरिया का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि हम बात करें डायोनीसियस की बात करें, तो ये मिन या मिस्र का राजदूत था, ये बिंदुसार और अशोक दोनों के दरबार में आता है। यदि हम बात करें फहियान, तो ये चीनी बौद्ध यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आगे देखिए, आगे देखिए, यदि हम बात करें, देखिए कासमास, कासमास के बारे में बता चुका हूं। ये यूनानी बौद्ध यात्री था, जो कि दक्षिण भारत गया था, विजयनगर में गया था ये। यदि हम बात करें हुएनसांग, तो ये हुएनसांग जो कि चीनी बौद्ध यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था। देखिए, इधर इनके समय भी लिखा रहे, आप लोग क्लास के बाद सारी की सारी चीजें अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि कब आया था, किसके शासनकाल में आया था और कहाँ का था, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें वांग उआन सी, तो वांग उआन सी ये भी चीनी यात्री था, ये भी हर्षवर्धन के दरबार में आया था, 643 ईस्वी में आया था। आगे देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इत्सिंग, क्या बता चुका हूं मैं, इत्सिंग ये एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में आया था, इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं। फिर अगर बात करें हम इब्ने खुर्दा दब, तो ये हमारे लिए काम का है, क्योंकि ये मिहिर भोज प्रतिहार के दरबार में आया था। तो ये एमपी वालों के लिए स्पेशल याद रखना, जो भी एमपी का होगा उसके लिए स्पेशल याद रखना है। यदि हम बात करें सुलेमान की, तो सुलेमान एक अरबी यात्री था, जो कि देवपाल के शासन में आया था, जो कि बंगाल के थे। जैसा कि हम बात करें अल मसूदी, तो अल मसूदी एक अरब यात्री थे, जो कि महिपाल प्रथम प्रतिहार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? महिपाल प्रथम के दरबार में आए थे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, देखिए, इसके बाद यदि हम देखते हैं आगे अल बरूनी, तो अल बरूनी के बारे में भी मैं बता चुका हूं। ये मोहम्मद गजनी का विद्वान था, उसके साथ भारत आया था, पश्चिमोत्तर भारत में आया था। मार्को पोलो, तो ये इटली का यात्री था और ये पांड्य राज्य में आया था। स्पेशल याद रखना, ये जो मार्को पोली है, जो कि इटली का था और पूछा जाता है प्रथम यूरोपीय भी था, ये पांड्य राज्य में आया था। इब्न बतूता, तो ये इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था। निकोली कोंटी, ये भी हमसे पूछा जाता है। निकोली कोंटी ये देवराय प्रथम, जो कि विजयनगर के शासक थे, उनके दरबार में आए थे। और निकोलो कोंटी भी कहाँ के थे? ये इटली के थे। ये कहाँ के थे? इटली के थे। इसके बाद देखते हैं हम आगे, इसके बाद देखते हैं आगे और कौन कहां से किधर को आया था। देखिए, यदि हम बात करें अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक ये ईरान का राजदूत था, जो कि देवराय द्वितीय विजयनगर के साम्राज्य में आया था। अब्दुल रजाक के बारे में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें डिटेल से बता चुका हूं। अब यदि हम बात करते हैं निकेतन, तो ये निकेतन जो कि रूसी यात्री था, ये ब्राह्मणी राज्य में आया था। इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था, जो कि जमोलिन, इस समय हिंदू राजा जमोलिन केरल में थे और उनके दरबार में ये सबसे पहले आए थे। तो कालीकट या केरल में वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे? 1498, 1498 में आए थे, 1498 में आए थे। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, यदि हम बात करें ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए, बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज की हम बात करें तो इटालियन नाविक थे जो कि दक्कन के क्षेत्र में आए थे। बार्थोलोमो डियाज, ये देखिए इनका जो समय था 1500, 300, 1508, ये भी पूछा जाता है। बारबोसा, बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री थे जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं, ये 1516 से 1518 के बीच में। यदि हम बात करते हैं डोमिंगेज, तो ये मैं आप लोगों को इनके बारे में बता चुका हूं, ये भी एक पुर्तगाली यात्री थे जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं। किसके दरबार में आते हैं? कृष्णदेवराय के दरबार में आते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे, इसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो नूनीज का याद रखना, ये नूनीज का पूछ लिया जाता है जो कि पुर्तगाली सौदागर था, एक पुर्तगाली अश्व सौदागर जो कि अच्युत देवराय, अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आता है और 1535 से 1537 के बीच में आता है। पूछ लिया जाएगा हम लोगों से। सीजर फेडरिक, कई बार एग्जाम पूछ लेता है सीजर फेडरिक कहाँ के थे, तो सीजर फेडरिक कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। ये भी कहाँ के थे? पुर्तगाल के। और ये भी विजयनगर साम्राज्य में आए थे, विजयनगर साम्राज्य में। इसके बाद देखते हैं हम आगे, आगे देखिए, आगे देखते हैं। यदि हम बात करते हैं एथोनी मासेरात, तो एथोनी मासेरात किसके दरबार में आते हैं? पुर्तगाली पादरी थे ये, अकबर के दरबार में आते हैं। रोल्फ फिंच, रोल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री। देखिए कई बुकों में रोल्फ फिंच को प्रथम अंग्रेज यात्री, कई बुकों में बोला जाता है कि रोल्फ फिंच क्या थे? प्रथम अंग्रेज यात्री थे। तो रोल्फ फिंच प्रथम अंग्रेज यात्री जो कि 1585 से 1591 के बीच अकबर के दरबार में रहते। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज यात्री था रोल्फ फिंच। और ये किसके दरबार में आते हैं? अकबर के दरबार में आते हैं। कब आते हैं? 1585 से 1591 में आते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन लिंस कोतेन, तो ये एक डच यात्री थे ये जो कि विजयनगर में आते हैं। यदि हम बात करें लामा, ये तारानाथ, ये तारानाथ हमारे लिए एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं। ये 16वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध यात्री थे जो कि पूर्वी भारत में गए थे। किधर को गए थे? तारानाथ का नाम याद रखना। इनके पहले मैं आप लोगों को तारानाथ के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अब आगे देखिए, अच्छा आजाद जी कह रहे हैं सर ये पीपीटी मुझे सेंड कर दोगे क्या? देखिए पीपीटी तो आप लोग क्लास को तो शेयर नहीं कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं आजाद जी के क्या सर आप पीपीटी सेंड कर दोगे? इतनी मेहनत लग रही है, इतनी शानदार पीपीटी बना रहा हूँ, इतने शानदार शानदार चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पीपीटी में आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। पीपीटी में आप लोगों को सेंड कर दूंगा लेकिन आप देख के रख दोगे। इससे अच्छा है क्लास आओ, क्लास देखो, बहुत शानदार क्लास चल रही है, बहुत शानदार क्लास चल रही है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए हम कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में 1608 से 1613 ईस्वी में आता है। और इसके अलावा विलियम फिंच, देखिए मैं विलियम फिंच, ये भी एक अंग्रेज यात्री है, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। इसके अलावा जॉन जुर्दा, ये पुर्तगाली यात्री, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। निकोलस, निकोलस ये भी कौन? ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। तो देखिए जहांगीर के दरबार में कौन कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आते हैं, विलियम फिंच आते हैं, जॉन जुरद्दा आते हैं, इसके अलावा निकोलस आते हैं। ये इनका समय दे रखा है लगभग सबका 1608, 1608, 1608। सबका समय भी मैंने लिख रखा है, सबका समय भी लिख रखा है। आगे देखिए, आगे देखिए और कौन कौन आते हैं जहांगीर के दरबार में अभी तो। और देखिए ये निकोलस, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, निकोलस ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। टॉमस कोरसेट, टॉमस कोरसेट ये अंग्रेज यात्री है, ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। सर टॉमस रो, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सर टॉमस रो ये एक अंग्रेज राजदूत थे जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो देखिए जो नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं बार बार इतिहास में वो आप लोगों को सिंपल नाम लगते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने नहीं सुन रखे हैं वो एग्जाम में डिफिकल्ट लगते हैं। तो क्यों ना उससे पहले नाम सुन लो, क्यों ना उससे पहले नाम सुन लो, तो एग्जाम में सब सिंपल सिंपल लगे।
आगे देखिए, आगे देखते हैं और देखिए। तो अभी तो जहांगीर के दरबार में और कौन कौन आते हैं? एडवर्ड टेरी। तो ये जो एडवर्ड टेरी है ये भी एक अंग्रेज पादरी है जो कि जहांगीर के दरबार में आते हैं। पाल कैनिंग, पाल कैनिंग ये अंग्रेज यात्री है, ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो देखिए कितने लोग जहांगीर के दरबार में आए। आप लोगों ने केवल 2 लोगों का नाम सुन रखा होगा, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, लेकिन उनके अलावा भी दुनिया है, दुनिया में और भी लोग हैं जो जहांगीर के दरबार में आए। यदि हम बात करें पित्रा टेलावेली, ये इटली का यात्री था, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। और देखते हैं हम, तो जहांगीर के दरबार में बहुत से लोग आए थे। अब देखते हैं और आगे। यदि हम बात करें जॉन लायट, जॉन लायट जो कि डच यात्री था, ये शाहजहां के दरबार में आता है। इंपॉर्टेंट में याद रख लेना इसे, शाहजहां। जॉन फियर, तो जॉन फियर जो कि अंग्रेज यात्री था, ये भी शाहजहां के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? शाहजहां के दरबार में। पीटर मुंडी, पीटर 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 जो कि इटली का यात्री था, ये भी शाहजहां के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? शाहजहां के दरबार में। टेवर्नियस, यदि हम टेवर्नियस की बात करें तो ये जो फ्रेंच का था और ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में रहता है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा देखते हैं और यदि हम बात करें मनुची जो कि इटली का यात्री था, औरंगजेब के दरबार में आता है, औरंगजेब के दरबार में आता है। यदि हम बात करें बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर जो कि फ्रेंच चिकित्सक था, ये भी औरंगजेब के दरबार में आता है, औरंगजेब के दरबार में आता है। देखिए मैं आप लोगों को अभी तो जो किस किस के दरबार में कौन कौन आया था वही बता रहा हूं, है ना। तो ये जो सन है ये भी पूछता है एग्जामिनर, कब कब आया था। यदि हम बात करें जीन चीन नॉट, तो ये फ्रेंच यात्री, ये भी औरंगजेब के दरबार में आया था। और देखिए, और हम देखते हैं, यदि हम बात करते हैं तो रोमेली कोरेसी, रोमेली कोरेरी, ये बीजापुर शासक के दरबार में आया था जो कि इटली का यात्री था। ये याद रखना 1695, क्या याद रखना? 1695। एडिडास जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर जी, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये वो मटेरियल है जो आप लोगों को मार्केट में बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला है। ये वो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो केवल आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। और देखिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये बेस्टम बेस्ट है। आप चाहे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000, 20,000, लाख रुपए खर्च करके भी ये चीजें नहीं पढ़ पाओगे ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन मैं ऑनलाइन कोचिंग में सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सोचिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, और हम हर चीज आप लोगों के लिए इसी प्रकार लेकर आएंगे, हर चीज आप लोगों के लिए इसी प्रकार लेकर आएंगे। अब यदि हम बात करते हैं आगे, देखिए आगे देखिए, ठीक है। तो अब यदि हम बात करते हैं, देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में यदि बात करते हैं, आखिर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? जीवन की उत्पत्ति, ये देखिए जो वर्तमान का जो मानव है ये कहीं ना कहीं होमोसेपियंस, किसका वंशज है? आधुनिक मानव, या मैं हूं चाहे आप हो, ये जो हम आधुनिक मानव है हम होमोसेपियंस के वंशज है। लेकिन क्या होमोसेपियंस अचानक से मानव तो नहीं जन्मा होगा, अचानक से मानव तो नहीं बना होगा। तो हम लोग कैसे विकास हुआ, कैसे मानव आगे बढ़ा, क्या इसकी कहानी है, ये आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी चीजें। तो मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूं, केवल क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब सुनिए, यदि अब हम बात करते हैं, सुनिए, देखिए जीवन की उत्पत्ति, तो जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधारों पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला, जो 70 साल पुराना होने की संभावना है। तो यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारत में सबसे पुराना जो मानव का गुणसूत्र कहां से मिला, तो भारत में सबसे पुराना जो मानव का जो जैविक गुणसूत्र है ये हमें इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं? केरल से मिलते हैं। और यदि हम बात करें, यहां वहां समय था जब आदि मानव अफ्रीका से विश्व के अनेक हिस्सों में बस गए, याद रखना अफ्रीका।
तो दुनिया में सबसे पहले यदि मनुष्य की हम उत्पत्ति की बात करें, मनुष्य का जो जीवन प्रारंभ हुआ कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद से ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल जाते हैं। उसी में से जो 70 साल पुराना हमारे भारत में एक जैविक गुणसूत्र मिलता है जो कि केरल से प्राप्त होता है। यदि हम बात करते हैं, यह गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से पूरी तरह मेल खाता है। तो ये जो केरल में 70 साल पुराना जो गुणसूत्र मिला है, जो अफ्रीका में जो गुणसूत्र पाए गए, बिल्कुल उसकी फोटोग्राफी उसी की तरह मेल खा रहा है, उसी की तरह मेल खा रहा है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए वर्तमान का मानव अचानक से तो नहीं बना होगा। वर्तमान के मानव को बनने में समय लगा। धीरे धीरे मानव पहले 4 पैरों पे चला, फिर 2 पैरों पे चला, उसके बाद धीरे धीरे उसने खाना बनाया, पशुपालन करने लगा, विकसित हुआ, दिमाग आए, धीरे धीरे मानव का विकास होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या बनता है? होमोनिड्स। सबसे पहले क्या बनता है? तो सबसे पहले बनता है होमोनिड्स। सबसे पहले यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव का जो विकास है, अर्थात मानव में सबसे पहले कौन सा मानव बनता है, तो सबसे पहले जो मानव बनता है उसका नाम है होमोनिड्स। फिर इस होमोनिड्स के परिवर्तन से, इस होमोनिड्स के परिवर्तन से कौन सा मानव बनता है? इसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जो मानव है, ये 2 पैरों पर चलने वाला मानव था। देखिए पहले जो मानव बना उसका नाम है होमोनिड्स, और होमोनिड्स वर्तमान में फिर धीरे धीरे मानव में जो परिवर्तन हुआ, तो मानव पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर जो मानव 2 पैरों पर चलने लगा उस मानव का नाम है ऑस्ट्रोपिथेकस। पूछा जाएगा 2 पैरों पर चलने वाले मानव को क्या कहा जाता है, तो 2 पैरों पर चलने वाले मानव को ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है। फिर इस ऑस्ट्रोपिथेकस से फिर जो दूसरा अगला मानव बनता है उसका नाम है होमो हेबिलिस। कौन सा मानव बनता है? होमो हेबिलिस मानव बनता है। और ये जो होमो हेबिलिस मानव की विशेषता क्या थी? तो ये कार्यगल मानव था, अर्थात ये काम करने वाला मानव था, कार्यगल मानव था, ये काम करने वाला था। फिर इसके बाद होमो हेबिलिस के बाद जो मानव बनता है उसका नाम है होमो इरेक्टस। इसके बाद जो अगला मानव बनता है उसका नाम है होमो इरेक्टस। देखिए सबसे पहले जो मानव बना होमोनिड्स बनता है, फिर ऑस्ट्रोपिथेकस बनता है, फिर होमो हेबिलिस बनता है, फिर होमो इरेक्टस बनता है, और जो कि हस्त कुठार का निर्माण करना जानता था, अर्थात कुल्हाड़ियों का निर्माण करना जानता था, कुल्हाड़ी का यूज करना जानता था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें होमो इरेक्टर, इसके बाद जो अगला मानव बनता है इसका नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियन। और होमो सेपियन में ये कौन सा है? निएंडरथल। देखिए अभी करंट में ये जो निएंडरथल मानव है, मैं आप लोगों को नोबेल पुरस्कार पढ़ाया था, तो करंट में जो नोबेल पुरस्कार है इसी मानव के जीनोम की खोज के लिए वैज्ञानिकों को मिला है। तो होमो इरेक्टस के बाद जो अगला मानव बनता है उसका नाम है होमो सेपियन निएंडरथल मानव, जो कि अंतिम संस्कार करने वाला मानव था। अर्थात मानव में अभी तक देखिए इतना दिमाग विकसित नहीं हुआ था। होमो सेपियंस जो कि निएंडरथल मानव था, क्या नाम है? निएंडरथल मानव, जो कि क्या करता था? अंतिम संस्कार भी करता था। और इस होमो सेपियन निएंडर मानव से किसका विकास होता है? होमो सेपियंस का। किसका विकास होता है? होमो सेपियंस। सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। और ये जो होमो सेपियंस सेपियंस है यही क्या है? आधुनिक मानव। यही क्या है? आधुनिक मानव। आधुनिक मानव। तो यदि हम लोगों से पूछ लिया जाए क्या मनुष्य अचानक से मनुष्य बना, तो मनुष्य अचानक से मनुष्य नहीं बना। इसका विकास में सबसे पहले होमोनिड्स आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर होमो हेबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सेपियन निएंडरथल मानव आए,
फिर आधुनिक मानव जिसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो इस प्रकार मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता गया और मनुष्य आज का वर्तमान मनुष्य बना। इन चीजों को भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। सारी की सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर एक इंसान है तो हम इंसान कैसे बने ये हमें पता होना चाहिए। आखिर इसका क्या समय रहा, क्या क्या समय के साथ हमें परिवर्तन आए, ये हमें देखिए एक जिज्ञासु व्यक्ति को पता होना चाहिए बातें कि आज मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं जैसे वैसा वो है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए क्या कह रही है बातें, सुनिए। पृथ्वी का लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो हमारे फैक्ट के लिए क्या काम याद रखना, पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिस पर जीवन का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। तो पृथ्वी कब कितनी पुरानी है, 4.8 अरब वर्ष, और इस पर जीवन का प्रारंभ कब से हो जाता है, तो 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन का प्रारंभ हो जाता है। इस धरती के भूपटल के विकास का 4 चरण है। क्या है, कितने चरण है, 4 चरण। चौथे चरण को चतुर्भाग क्वाटरनरी कहा जाता है। देखिए ये जो क्वाटरनरी आप लोग जियोग्राफी में पढ़ते हो क्वाटरनरी, तो इस क्वाटरनरी युग में ही भारत के विशाल मैदानों को निर्माण होता है, और इसी क्वाटरनरी युग में एक तरीके से मनुष्य भी तो आते हैं। तो कहा जाता है यहाँ 2 युगों में विभाजित है, जिसे नवयुग या हम हिमयुग बोल सकते हैं, और अभिनव युग उत्तर हिमयुग कहते हैं। तो समझिए दुनिया में पृथ्वी कब कितनी पुरानी है, पृथ्वी का अस्तित्व, पृथ्वी का जीवन 4.8, मनुष्य पे अर्थात पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कब होती है, तो 3.5 अरब वर्ष पूर्व होती है। और ये कब की बात है, क्वाटरनरी युग की बात है। क्वाटरनरी युग को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक तो हिमयुग में पढ़ेंगे, दूसरा उत्तर हिमयुग में पढ़ेंगे। आगे देखिए देखिए इसका पहला भाग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 वर्ष तक है। अर्थात जो हिमयुग है, यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ ले दुनिया में हिमयुग का समय कब से कब तक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व, वैसे कई पुस्तकों में 25 लाख भी मिलेगा, तो 20 या 25 लाख जो भी बात है ना, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा भाग 12,000 से लेकर आज तक माना जाता है। तो ये जो 12,000 से लेकर आज तक का समय ये उत्तर हिमयुग का है। अब यदि हम बात करें तो पृथ्वी के इतिहास को भूकालानुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकालानुक्रम कहा जाता है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है। महाकल्पों को कल्प एवं कल्पों को युगों में विभक्त किया गया है। अब देखिए समझिए, हम जब पृथ्वी का इतिहास पढ़ते हैं तो पृथ्वी का इतिहास हम किस में पढ़ते हैं, महाकल्प में। किस में पढ़ते हैं, महाकल्प। इस महाकल्प को हम लोगों ने किस में बांटा है, कल्प में, और कल्प को हम लोगों ने किस में बांटा है, युग में। तो यदि हम महाकल्प की बात करें तो पृथ्वी पर 5 महाकल्प होते हैं। पृथ्वी पर टोटल कितने महाकल्प हैं, तो पृथ्वी पर टोटल 5 महाकल्प है। टोटल 5 महाकल्प है। देखिए इन 5 महाकल्प के नाम और आप लोग सुन लीजिए, इसके बाद हम जो भी रह जाएगा हम कल की क्लास में देखते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो यदि 5 महाकल्प की बात करें तो 5 महाकल्प होते हैं, जिसमें से जो पहला महाकल्प है आर्कियोजोइक महाकल्प, दूसरे का नाम है प्रोटेरियोजोइक महाकल्प, तीसरे का नाम है पेलियोजोइक महाकल्प, चौथे का नाम है मेसोजोइक महाकल्प, और 5वें का नाम है सिनोजोइक महाकल्प। और ये जो सिनोजोइक महाकल्प है इसी में जीवन पाया गया है। ये पूरा का पूरा महाकल्प, इसमें जीवन नहीं, जीवन की उत्पत्ति, जीवन का प्रारंभ जो मैंने मनुष्य बताए, जिस होमोनिड से मानव की शुरुआत होती है, इसी सिनोजोइक काल से होती है। यद्यपि पृथ्वी पर जीवन 3500 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ, यहाँ कई लाख सदियों तक पौधों तथा जानवरों तक सीमित था। तो कल से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में जो मैंने आप लोगों को इतने टाइप के मनुष्य बताए,
वो सारे के सारे कैसे विकसित हुए, उनकी शुरुआत, पृथ्वी का जो जीवन काल है इसे हम लोगों ने आर्कियोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनेजोइक में बांटा है। इसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिनेजोइक हो जाता है, क्योंकि यहीं से इंसान की शुरुआत होती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके अलावा जिनको ज़रूरत है ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, उनके पास चीज़ें पहुंचाइए, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें, अक्सर ये चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो मिलते हैं कल फिर हम अच्छे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।